शुरू करते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड। ये कब से फोर्स में आए? 1 अप्रैल 1960 से ये फोर्स में आए। डेफिनेशन इसमें देखें तो इमोलूमेंट मीन्स बेसिक पे, डियरनेस पेज, लीव, सैलरी। और अगर कोई फॉरेन सर्विस में है तो वो रिम्यूनरेशन भी इसमें आता है। फैमिली का मतलब रहेगा स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर, छोटे भाई अगर जो 18 साल से नीचे के हैं वो, अनमैरिड सिस्टर्स, और अगर एम्प्लॉई का जो बेटा था उसकी डेथ हो चुकी तो उस बेटे के जो विडो और चिल्ड्रन हैं वो भी फैमिली में ही काउंट होंगे। और जहाँ पर सब्सक्राइबर के खुद के पेरेंट अलाइव नहीं हैं तो उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट भी फैमिली में माने जाएंगे। अगर फीमेल एम्प्लॉय है जिसने जीपीएफ ले रखा है, वो नोटिस में लिख कर देती है तो अकाउंट ऑफिसर को लिख के देती है तो उसके हस्बैंड को एक्सक्लूड किया जा सकता है फैमिली में से। यानी कोई अपने हस्बैंड से परेशान हो तो वो यहाँ पर हस्बैंड को नॉमिनी में से हटवा सकती है। ईयर का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर रहेगा, लेकिन जब हम प्रमोशनल पैनल बनाते थे तो ईयर का मतलब वहाँ पर कैलेंडर ईयर होता था। ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, सब्सक्राइबर बनना चाहता है तो एलिजिबिलिटी क्या है? सभी तरह के टेम्पोरेरी सर्वेंट इसमें आएंगे। जो पेंशनर दोबारा से नियुक्त किए गए हैं, कई बार पेंशनर को यानी रिटायर हुए पर्सन को जब ऑफिस में काम पड़ता है तो उन्हें कुछ समय के लिए रीएम्प्लॉय कर लेते हैं। ऐसे केस में वो पेंशनर फिर से एलिजिबल हो जाएगा जीपीएफ में अपना सब्सक्रिप्शन जमा कराने के। लेकिन अदर देन दोज एलिजिबल फॉर सीपीएफ, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनका तो सीपीएफ है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इसके लिए एलिजिबल रहेगा। नोट करने वाली बात यह है कि टेम्पोरेरी सर्वेंट वो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, लेकिन एनी टाइम बिफोर ही कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस। अप्रेंटाइसेस और प्रोबेशनर को भी टेम्पोरेरी सर्वेंट माना जाएगा। नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन भर के देना होता है आपको अकाउंट ऑफिसर को थ्रू हेड ऑफ ऑफिस। जिस ऑफिस में आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ के हेड से साइन करवा के अकाउंट ऑफिसर को नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हैं। नॉमिनेशन में आप फैमिली मेंबर के नाम डालेंगे और उनका शेयर स्पेसिफाई करेंगे। मतलब नॉमिनेशन में ये लिखना होता है कि अगर मैं एक से ज़्यादा मेंबर्स के नाम दे रहा हूँ नॉमिनेशन में तो किसको कितना शेयर, जो अमाउंट लास्ट में मिलेगा उसका कितना परसेंट किस किस मेंबर को मिलना चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे। एवरी नॉमिनेशन फॉर्म, इसका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, या नॉमिनेशन कभी भी चेंज किया जा सकता है। नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए एक नोटिस देना होगा फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म के साथ। नॉमिनेशन कैंसिल कब होगा? टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट इट इज़ रिसीव्ड बाय अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर को जिस दिन आपका फॉर्म मिलेगा उस दिन नॉमिनेशन कैंसिल माना जाएगा। लेकिन सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो ऐसे केस में नॉमिनेशन फॉर्म बेशक अकाउंट ऑफिसर के पास थोड़ा लेट पहुंच रहा हो, लेकिन सब्सक्राइबर की डेथ हो चुकी है तो नॉमिनेशन फॉर्म जिस तारीख को साइन किया था सब्सक्राइबर ने उसी तारीख से नॉमिनेशन माना जाएगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर सब्सक्राइबर को ये लग रहा है कि कोई उसे मारना चाहता है उसका जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए और वो नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करके चला जाता है तो उसका जिस तारीख को सबमिट किया था उसी डेट से देखा जाएगा कि भाई कौन नॉमिनी है। नॉमिनेशन कैन चेंज आफ्टर रिटायरमेंट। नॉमिनी फेसिंग ट्रायल में भी डिनाइड पेमेंट। नॉमिनी को पैसा दिया जाना है लेकिन जो नॉमिनी है उस पर ही कोई ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, तो ऐसे में उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक कि जब तक वो वहाँ से कोर्ट से फ्री ना हो जाए। फॉर द मर्डर ऑफ सर्वेंट में बी डिनाइड पेमेंट टिल कोर्ट्स डिसीजन। अगर सब्सक्राइबर का ही मर्डर करने का आरोप नॉमिनी पर लगा है तो जब तक वो कोर्ट से आज़ाद ना हो जाए उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। फंड एसेट नॉट टू बी पेड टू नॉमिनी व्हेन द मैटर इज सब जुडिस। अभी बताया था कि अगर केस चल रहा है तो फिर फंड जो एसेट जो है जीपीएफ के अंदर वो नॉमिनी को पेड नहीं किए जाएंगे। प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर
जो आपकी सर्विस बुक होती है उसके पहले पेज के राइट हैंड टॉप पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, क्वेश्चन बनता है। कंडीशन एंड रेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। अ सब्सक्राइबर शैल सब्सक्राइब मंथली, हर महीने जो है आपके वेतन में से एक पोर्शन कटेगा जीपीएफ में जाने के लिए, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर सस्पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय ही सस्पेंड चल रहा है तो उसका जीपीएफ का जो है सब्सक्रिप्शन भी रुक जाएगा। लेकिन जब वो एम्प्लॉय री इंस्टेट होगा, सस्पेंड चल रहा था और जब वो वापस ज्वाइन करेगा तो जितना उसका अमाउंट अभी जाना चाहिए था, जो रुका हुआ था सब्सक्रिप्शन का एरियर, वो उससे लिया जाएगा। अब वो चाहे इंस्टॉलमेंट में दे या एक ही लमसम में दे, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए था वो अब वापस लिया जाएगा एम्प्लॉय से। ए सब्सक्राइबर में एट हिज ऑप्शन नॉट सब्सक्राइब ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर हाफ पे लीव पर कोई एम्प्लॉय चल रहा है तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन रुकवा सकता है। सब्सक्राइबर नीड नॉट सब्सक्राइब ड्यूरिंग डायजनन। डायजनन कंडीशन का मतलब है जब ऑफिस में काम काज ही रुक जाए, ऑफिस कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो ऐसे में सब्सक्राइबर अपना सब्सक्रिप्शन रुकवा सकता। जब सुपर एनुएशन के करीब यानी 60 की एज में जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ऐसे में सब्सक्रिप्शन कब रोका जाता है, जिस महीने में वो रिटायर होने वाला है उससे 3 महीने पहले ही सब्सक्रिप्शन रोक दिया जाता है। अब और जो है अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है जीपीएफ में। सब्सक्रिप्शन जो है हमेशा होल रुपी में काटा जाएगा, पॉइंट में पैसे में नहीं काटा जाएगा, राउंड ऑफ करके निकाला जाएगा। सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, जो इमोलूमेंट है एम्प्लॉय का उसका कम से कम 6% तो होना चाहिए ही। 6 से चाहे कितना ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 6% प्रति महीना आपको अपने इमोलूमेंट का जीपीएफ में देना ही है। और यह इमोलूमेंट के टोटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कोई अपनी सैलरी का 100% से ज़्यादा थोड़ी दे पाएगा। इमोलूमेंट का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक पे ड्रोन जो पे मैट्रिक के अनुसार है वही इमोलूमेंट है और उसी का मैक्सिमम दिया जा सकता है। 6% जो आपके इमोलूमेंट में से काटा जाना है वो कब कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सा इमोलूमेंट? 12 महीने इमोलूमेंट आता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। लेकिन 31 मार्च यानी पिछली फाइनेंशियल ईयर के लास्ट महीने में जो आपको इमोलूमेंट मिला था उसका 6% कम से कम अब आपको करंट ईयर में प्रति माह देना है। इन केस द सब्सक्राइबर हु वाज नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31 मार्च, अगर एम्प्लॉय इसी करंट ईयर में ज्वाइन किया है तो वो पिछले साल के 31 मार्च को तो था ही नहीं ड्यूटी पे, तो ऐसे में इमोलूमेंट उस डेट को माना जाएगा जिस महीने में उसने सर्विस ज्वाइन की है, उसके अनुसार कम से कम 6% लिया जाएगा। नो चेंज ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव चेंज ऑफ पे। अगर किसी की पे में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आता है, पता चलता है कि भाई तेरा कोई एरियर रह रहा था तो ये ले अपना एरियर इकट्ठा ले ले, या कुछ तेरा पैसे हम ज़्यादा दे रहे थे अब हम काटना शुरू करेंगे तेरी सैलरी में से, तो ये जो पिछले समय का इफ़ेक्ट आ रहा है पे के अंदर उसके अनुरूप सब्सक्रिप्शन को नहीं बदला जाएगा। सब्सक्रिप्शन एक बार फिक्स होता है और वो फिक्स रहेगा। अब ये फिक्सिंग की बात किधर से हो रही है? ऑफिस की तरफ से हो रही है कि साल में एक बार जो फिक्स हो गया उसको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन उतना ही लेना है। लेकिन अगर एम्प्लॉय यानी सब्सक्राइबर खुद चाहे कि उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो कम या ज़्यादा किया जा सके, तो ऐसे में क्या है कि रिड्यूस किया जाएगा एक टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1 ईयर। एक साल में आप एक ही बार में कह सकते हो कि मेरा अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, लेकिन 6% तो देना ही होगा उसे। और इन्हेंस अगर वो करवाना चाहे कि मेरे घर बार में अच्छे से काम काज चल रहा है तो मैं अपना ज़्यादा अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन में देना चाहता हूँ, तो ऐसे मौके उसके पास साल में 2 बार आते हैं। तो ये याद रखेंगे कि रिड्यूस करवाना हो तो साल में 1 बार, इन्हेंस कराना हो तो साल में 2 बार सब्सक्राइबर के पास यह चांस है। अगर किसी का शॉर्ट रह जाए, किसी का सब्सक्रिप्शन कम आ रहा हो या किसी का एक्सेस आ जाए
तो उसकी रिकवरी के लिए यानी दोनों केस में कुछ भी हो तो एडजस्ट करा जा सकता है। सबसेक्वेंट यानी आने वाले महीनों में रेगुलराइज एडजस्टमेंट किया जाएगा, यानी कह लो एक किस्त के रूप में वो पैसा लिया जा सकता है, या फिर एम्प्लॉय के पास इकट्ठा कैश हो तो वो कैश देकर या ऑफिस उसको कैश देकर जैसा भी है शॉर्ट या एक्सेस उसको एडजस्ट किया जा सकता है। सब्सक्रिप्शन जो है 6% से कम हो सकता है अगर राउंडिंग ऑफ किया जा रहा हो, 1 रुपये की ही बात है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट कब कैसे मिलेगा? जो आपका अमाउंट जीपीएफ में पड़ा हुआ है उस पे हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट 31 मार्च को इस जीपीएफ खाते में जोड़ दिया जाता है। ऑन द सम विड्रॉल ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर कोई करंट ईयर में अपना कुछ अमाउंट विड्रॉ करवा ले, जीपीएफ में से पैसे निकलवा ले, तो जो अमाउंट निकाला गया है उस पर कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द लास्ट डे ऑफ मंथ। यानी तो क्या होगा, मान लो किसी ने जुलाई में पैसे निकाल लिए, तो जुलाई से 1 महीना पहले वाले महीने यानी जून तक, तो ईयर कब शुरू हुई थी? अप्रैल में, तो अप्रैल से जून तक उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा जो पैसा वो निकाल कर ले गया। और अगर साल के बीच में किसी ने कोई पैसा डालता है तो उस पर कैसे मिलेगा? आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर, तो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट अप टू द एंड ऑफ करंट ईयर। इसका मतलब ये कि पैसा जिस तारीख से, यह मंथ की बात नहीं है, पैसा जिस तारीख से डाला गया है उस तारीख से लेकर एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर तक आपको एंड में इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पैसे पर। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी राउंडेड नियरेस्ट होल रुपी। ब्याज का जो पैसा जोड़ा जाएगा उसको नियरेस्ट होल रुपी के अनुरूप राउंडेड ऑफ किया जाएगा। अगर डिले हो जाए ड्रॉवल ऑफ पे या सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी आने में डिले हो गया, तो ऐसे केसेस में अगर सैलरी 1 महीने से ज़्यादा लेट हो गई तो उस पे इंटरेस्ट दिया जाना है। लेकिन ये ध्यान रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ इन विच इट वाज एक्चुअली ड्रॉन, यानी जिस महीने में सैलरी दी जा रही है, लेट सैलरी दी जा रही है, उस महीने को कैलकुलेट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 1 महीने से ज़्यादा लेट हुई ना सैलरी तो ही इंटरेस्ट मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी अगस्त की सैलरी को लेट करके सितंबर में दिया जा रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ इन विच इट वाज एक्चुअली ड्रॉन है तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर अगस्त की सैलरी को अक्टूबर में दिया जा रहा है तो 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट टू द एंड ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग दैट इन विच द पेमेंट इज मेड। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है, जैसा कि पहले बताया, जिस महीने में पेमेंट हुई है उससे पिछले महीने तक ही दिया जाएगा, और अप टू द एंड ऑफ 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तो जो है वो तब तक दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑथराइज्ड बाई। अगर 6 महीने से ज़्यादा लेट हो गई है तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, उसके लिए कौन ऑथराइज है? हेड ऑफ अकाउंट ऑफिस का 1 साल तक की लेट होने पर इंटरेस्ट दे सकता है, और अगर उससे भी ज़्यादा लेट हो गया है तो इमीडिएट सुपीरियर जो है हेड ऑफ अकाउंट का, उसके द्वारा ऑथराइज किया जाएगा। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह जो देरी हुई है यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की वजह से देरी हुई है, इसमें सब्सक्राइबर की कोई गलती नहीं थी। एक्सेस ड्रॉन फ्रॉम द फंड इन केस ए सब्सक्राइबर फाउंड टू हैव ड्रॉन अमाउंट एक्सेस। अगर एक्सेस अमाउंट निकाल लिया जाता है, जितना तय हुआ था उससे ज़्यादा फंड में से निकल जाता है किसी कारणवश, तो उस एक्सेस अमाउंट पर 2.5% की दर से इंटरेस्ट लगेगा जब तक कि वो पैसा नहीं लौटाता। और अगर उसके पास इकट्ठा पैसा है तो वो लंप सम में दे करके छुटकारा पा सकता है। अब एडवांसेस फ्रॉम जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड जो आपका चल रहा है अकाउंट, इसमें से आपको समय समय पर एडवांस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने निजी खर्चों को देखने के लिए। तो रूल 12 में लिखा हुआ है एडवांसेस, रूल 12 में एडवांसेस। तो एडवांस कब कब निकाले जा सकते हैं? अगर कोई इलनेस का केस हो, किसी का भी सेल्फ या मेंबर्स का, एजुकेशन अगर करानी हो डिपेंडेंट्स की, इसमें सभी आ जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, किसी भी तरह की एजुकेशन या किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एनपीएस के केस में हमने देखा था कि केवल हायर एजुकेशन के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं।
अब ओब्लिगेटरी यानी जो आपके दायित्व वाले जो खर्चे होते हैं उनको निभाने के लिए, जैसे बीट्रोथल। बीट्रोथल क्या होता है आपको पता है ना? नहीं पता तो क्या कर रहे हो, फिर अंग्रेजी में कैसे नंबर लाओगे? शादी से पहले के जो कस्में वादे होते हैं, सगाई जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं बेट्रोथल। उसके लिए या मैरिज के लिए या फुनरल के लिए, अदर सेरेमनी के लिए भी पैसा निकाल सकते हो जीपीएफ में से। कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर किसी सब्सक्राइबर एम्प्लॉय पर या उसके फैमिली मेंबर पर कोई केस चल रहा है और उसे लीगल प्रोसीडिंग के लिए खर्चा चाहिए, तो भी वह जीपीएफ में से एडवांस निकाल सकता है रूल 12 के तहत। अगर किसी एम्प्लॉय पर कोई इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी में डिफेंड करने के लिए उसको कोई आदमी चाहिए, एक प्रैक्टिशनर चाहिए, तो उसका कॉस्ट जो है, उसका खर्चा जो है, वो देने के लिए भी वो एडवांस निकाल सकता है जीपीएफ में रूल 12 के तहत। कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर खरीदने पड़े, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन अगर खरीदनी है तो भी निकाला जा सकता है जीपीएफ में से पैसा। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर कोई पिलग्रिमेज यानी वो जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उन पे जा रहा है, या कोई प्रमुख प्लेस पर विजिट करने जा रहा हो, चाहे ट्रैवल करने या टूर मारने जा रहा हो, तो भी पैसा निकाल सकता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है। अगली वीडियो कुछ घंटे में डल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना वीडियो को।